विधायक एक पद है, मैं उस जनता के लिए आज भी उनका भाई और बेटा बनकर ही काम करूंगा। देश के किसी भी कोने पर अगर आदिवासी के साथ अत्याचार होता है तो हमें लगता है कि हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई गई है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश के वक्त कोई बीमार भी हो जाता तो लोग 2 किलोमीटर तक खाट पे मरीज को लेकर जाएंगे 4 पहिए पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आज एक ख़ास व्यक्ति से आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं। इनकी उम्र मात्र 28 बरस है, लेकिन ये विधायक बने हैं। राजस्थान का धारियावद विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ से इनको विधायक चुना गया है। इनका नाम है थावरचंद डामोर और राजस्थान में हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें ये विजयी हुए हैं। भारत आदिवासी पार्टी के ये प्रत्याशी थे। बहुत बहुत स्वागत है थावरचंद मीणा जी। जी, सबसे पहले आपके चैनल मैं भी भारत को मेरी ओर से जोहार, आपको धन्यवाद जी। और दिल्ली कैसे आना हुआ, किस सिलसिले में आए हैं, पहले ये बताइए। जी, अभी हाल ही में बहुचर्चित एक आंदोलन चल रहा है हसदेव बचाओ। तो छत्तीसगढ़ बचाओ के बैनर तले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई थी। तो उनके मार्फत से ये बड़ा आंदोलन है जिसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बढ़ाना चाहिए। तो हमारा भी भारत आदिवासी पार्टी और हमारे सभी लीडरों का भी समर्थन है इसमें। जी, तो आप हसदेव बचाओ आंदोलन जो है उसको समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। जी जी, तो आप राजस्थान के विधायक हैं और अभी विधायक बने हैं और ये छत्तीसगढ़ का आंदोलन है और आप दिल्ली आए हुए हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आदिवासी चाहे छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो या राजस्थान मध्य प्रदेश का हो, है आदिवासी। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, बोली भाषा, परंपराएं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जी। और कहीं न कहीं देश के किसी भी कोने पर अगर आदिवासी के साथ अत्याचार होता है तो हमें लगता है कि हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई गई है। क्योंकि हम सब एक अंग हैं। और ये समस्या छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की नहीं है, ये समस्या पूरे देश के आदिवासियों की है। चाहे वो मणिपुर के आदिवासी हो, चाहे मध्य प्रदेश के आदिवासी दलित हो, चाहे वो राजस्थान के आदिवासी हो। कभी विकास के नाम पर उन्हें विस्थापित किया जाता है, कभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम पर उनको विस्थापित किया जाता है, कभी उनके घर उजाड़े जाते हैं, कभी जंगलों से बेदखल किया जाता है, टाइगर रिजर्व के नाम पर उनके ज़मीनें छीनी जाती हैं, कभी खनन के नाम पर उनको बेदखल किया जाता है। आए दिन अत्याचार होता है तो आदिवासी पे होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी टुकड़ों में अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकता, हम सब एक होकर हमारे लिए लड़ें। ये हमारा अस्तित्व के लिए खतरा बनी हुआ है। तो आप चाह रहे हैं कि एक राष्ट्रव्यापी एक संगठन बने जिसमें आदिवासियों के हितों की बात हो। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप अभी यंग हैं, 28 बरस आपकी उम्र है और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दिग्गज पार्टियां हैं। एक केंद्र में सत्ता में है, एक ने लंबे समय से इस देश की राजनीति को चलाया है। उनके बीच में आप चुनाव जीत के आए हैं। कौन सी ऐसी बात रही जिससे आप मानते हैं कि आप जीत पाए चुनाव में? सबसे पहली बात तो ये है, मैं इसके लिए तो सबसे पहले मैं धारियावद विधानसभा की जनता को धन्यवाद करूंगा, वहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस चुनाव को एक जंग और एक क्रांति की तरह लड़ा कि बिना किसी लोभ लालच के पूरी ईमानदारी से उनका संघर्ष था, त्याग था, समर्पण था और वो एक में चेहरा था। लेकिन हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था, वो गरीबी से लड़ रहा था, शिक्षा को हमारे क्षेत्र में लाए क्रांति के लिए उसके लिए लड़ रहा था, मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे थे, हमारा अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे थे। और हमारी एक चर्चित मांग है भील प्रदेश सेपरेट स्टेट, उसके लिए संविधान की किताबों में कैद पड़ी 5वीं अनुसूची को धरातल पर लागू करवाने की मांग पर लड़े, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने की मांग पर लड़े हैं। और कई क्षेत्रीय मुद्दे थे जहां
आज भी आज़ादी के बाद मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता आदिवासी है। जी। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि आज़ादी की नई क्रांति के लिए लड़ने के तैयार हो, तो उस वजह से सारे लोगों ने एक भरोसा किया मुझ पर। तो ये बताइए कि जो भील प्रदेश का मुद्दा है वो कई राज्यों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो आपकी नज़र में कौन सा मुद्दा, क्या भील प्रदेश पे आंदोलित जो नौजवान थे उन्होंने आपको जिताया या स्थानीय मुद्दों की ज़्यादा भूमिका रही? देखो, भील प्रदेश का मुद्दा भी है, 5वीं अनुसूची का मुद्दा भी है, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी कई मायने में असरदार रहे। जिस प्रकार से हमारे ब्लॉक, हमारे विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं, दरियावत ब्लॉक है, जलारा ब्लॉक है और लसाड़िया ब्लॉक है। एक सबसे बहुचर्चित मुद्दा है हमारे यहाँ पर, हमारी विधानसभा के नज़दीकी प्रतापगढ़ जिले का दमोतर ब्लॉक है, वहाँ जाखम डैम, जाखम का पानी हमारे दरियावत इलाकों को मिलता है और अच्छी उपज पैदावार होती है खरीफ की और रबी की। पर किसान आज तक उस उपज का सही दाम नहीं ले पाए क्योंकि कृषि मंडी नहीं थी। तो किसानों को लगा, और एक किसानों का सबसे बड़ा आक्रोश इस बात का था कि समय पर उनको खाद बीज उपलब्ध नहीं होता। हम लोगों ने लगातार 2 साल संघर्ष किया। 2 साल इसलिए कह रहा हूँ कि 2 साल पहले मैं उपचुनाव लड़ा था, 2nd पोजीशन रहा था, लेकिन किसानों के लिए हम लगातार लड़ते रहे। किसानों को एक भरोसा था कि ये जीत कर बेहतर करेंगे, इसलिए वो हमारे साथ आए। हम लोग नौजवानों के लिए लगातार मांग उठाते रहे। एक सरकारी भर्तियों के अंदर राजस्थान के अंदर 40% पात्रता रख रखी है, जिससे हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि हमारी नींव इतनी मजबूत हो। और कंपटीशन तैयारी के लिए आज के ज़माने में सारे लोग जयपुर, दिल्ली, कई उच्च तरह की कोचिंगों में जाकर पढ़ाई अर्जित करते हैं। हमारे लिए वहाँ पर फीस जुटाने का पैसा नहीं होता है। कई बार हमारे पास कॉलेज हैं, लसाड़िया में एक है, दरियावत में, जलारा ब्लॉक में अभी भी नहीं है। तो हर साल 8 से 9 हज़ार स्टूडेंट पास होते हैं। इन स्टूडेंट के लिए कॉलेज की फ़ीस जुटाने के लिए, महंगी फ़ीस जुटाने के लिए भी पैसा नहीं होता है। तो आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर उस फीस जुटाने के चक्कर में बड़े महानगरों में पलायन कर जाते हैं। तो उसमें पैसा जुटाने फीस के लिए और पढ़ाई करना बहुत दिक्कत रहती है, कई बार पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके लिए कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं होती है, तो उनके घर वाले भी डरते हैं कहाँ भेजे नहीं भेजे, तो कम उम्र में पढ़ाई छोड़ देती है या फिर वो ब्याह हो जाता है, उसके बाद में उनकी ज़िंदगी घरेलू बन जाती है। तो ये जो हमसे एक आस और उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि ये कुछ करे तो बेहतर करेंगे। तो ये जो आस और उम्मीद है थावरचंद जी, आपको इसका एहसास है कि ये कितनी बड़ी आस और उम्मीद है? क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी से तो है नहीं, तो और ये उम्मीदें आपसे बंध गई हैं, कैसे करवा पाएंगे? बड़ा दबाव रहेगा आप पे। जी रहेगा। वैसे और भी बहुत सारी समस्या थी। हम आदि विधानसभा के ऐसे आंशिक इलाके में गए जहां पर आज भी कई सारे लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे और जूझ रहे हैं। जी, आपका जी अभी भी आपकी विधानसभा का एक इलाका है जहां सड़कें नहीं हैं, बिजली पानी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश के वक्त कोई बीमार भी हो जाता तो लोग 2 किलोमीटर तक खाट पे मरीज को लेके जाएंगे 4 पहिए पे। ये हमने मध्य प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों के बारे में सुना था, आपके यहाँ पर भी ये स्थिति है? कुछ इलाके ऐसे आज भी हैं। हाँ। आज भी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आज भी वन विभाग में रह रहे, वनों में रह रहे आदिवासी जो कई सालों से रह रहे हैं, उनको मालिकाना हक नहीं मिला है, पट्टे नहीं मिले हैं, खातेदारी जमीनी कई बार वन विभाग द्वारा परेशान किया जाता है। तो आज भी वहाँ नेटवर्क नहीं लगा हुआ है, वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान की तरह भी है बहुत। लेकिन अगर मोबाइल टावर नहीं है, अगर कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, आजकल तो राशन भी मिलता है तो उसके लिए बायोमेट्रिक कराना पड़ता है, आधार से जुड़ा हुआ है सब कुछ, आपका खाता भी उससे जोड़ दिया गया है ऑनलाइन, तो उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ कैसे मिलता है? बहुत सारे जो सिस्टम है अपना लेकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, फिर पहाड़ी के ऊपर नेटवर्क ढूंढते हैं, फिर उसके बाद में वो काम करते हैं। कई इलाके ऐसे हैं हमारे इलाके। तो आप के विधानसभा में अगर उम्मीदों की सूची देखें आपके मतदाताओं की, तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। वहाँ अच्छे कॉलेजेस चाहिए, कॉलेजेस में अच्छी फैकल्टीज चाहिए, आप सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, मोबाइल नेटवर्क चाहिए। ये सारी उम्मीदें कैसे पूरी करोगे? जी,
जनता का प्रेम और विश्वास है, ताकत है, उसके दम पर मुझे जो सही लगा, जिससे तालमेल बैठाना पड़ा, कोशिश करूंगा कि जो भी काम करूंगा उनके हित के लिए करूंगा। और मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, हर तरीके का हल ढूंढ ही लूंगा इन 5 सालों के भीतर। और जिस तरीके से उन्होंने उम्मीदों की माला मेरे गले में डाली थी और विश्वास का ताज मेरे सर पे बांधा था, तो मेरा प्रयास रहेगा हर एक नौजवान के लिए विधानसभा में जाकर मेरी आवाज़ उठा सकूं। ये अलग बात है कि हम लड़ते रहे, हम संघर्ष के आदी हैं, कि पहले भी हमारे पास कुछ नहीं था फिर भी लड़के लिया, तो अब मुझे विधायक बनाया तो मेरी आवाज़ को प्रखर तरीके से मैं राजस्थान की विधानसभा के पटल पर रखूंगा। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि सरकारें यदि आदिवासियों का हित चाहती है तो हमारी मांगों को पूरा भी करेगी। नहीं, आपकी मांगों को पूरा करेगी। आदिवासियों के हित की तो बहुत बात कर रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी, राजस्थान राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी सरकार ये श्रेय किसी विपक्षी दल को नहीं देना चाहती है कि उसके दबाव में हमने ये काम किया या उसने ये काम किया। सरकारें हमेशा ये श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कि हमने ये काम किया। और ख़ास तौर पे ऐसा भी देखा जाता है कि भारत आदिवासी पार्टी एक नई उभरती हुई पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रखना चाहती है अपने आप को। आप गुजरात में भी बढ़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में आपका एक विधायक जीता है, तो आपको कॉम्पिटिटर के तौर पे सरकार लेगी, तो कैसे आप हासिल करेंगे ये सारी चीज़ें सरकार से? देखो, पहली बात तो ये है कि जनता ने हमको जिताया इसलिए कि हमारा काम हो। यदि सरकार ये मानती है कि इसका श्रेय इनको नहीं मिले, हम करें, तो भी मैं खुश हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का काम तो हो, चाहे सरकार खुद श्रेय ले या कोई भी ले। दूसरी बात आपने कही थी कि हमारी पार्टी का बढ़ता वर्चस्व, हम लोग सच्चाई के साथ काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से लोगों के बीच में रहते हैं, तो जनता हमको उस तरीके से चुनाव जिताती है। हम लोग यदि किसी बाप के 2 बेटे हैं तो दोनों को हक बराबर ही मिलेगा। मैं विधायक हूँ, मेरा जो हक है मुझे राजस्थान की विधानसभा में कोई नहीं रोक सकता, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। मांगने से नहीं मिलेगा तो हम छीन के लेंगे, पर लेंगे ज़रूर। लेकिन एक और बात होती है कि एक होता है जब आप सड़क पर लड़ रहे होते हैं, आंदोलन कर रहे होते हैं भारत आदिवासी पार्टी के नेता के तौर पर, या भारतीय ट्राइबल पीटीपी जो पहले थी उसके तौर पर, या एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर विपक्ष की भूमिका में रहना, लड़ना, सड़कों पे कलेक्ट्रेट का घेराव करना, एसपी का घेराव करना एक बात होती है। लेकिन जब आप विधायक हो जाते हैं तो आपको बहुत डेलिकेट बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि आप सिर्फ लड़ते हैं और काम नहीं करवा पाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो क्या, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग है आंदोलन की, तो कैसे बैलेंस बनाएंगे? कोशिश करेंगे। हम हमारे क्षेत्रीय मुद्दों को प्रखर तरीके से, ये तो संभव है कि बड़ी बड़ी मांगे हैं जो नेशनल लेवल की, वो तो हम सब पार्टी हित में सारे लोग मिलकर करेंगे। लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे संभव है। पहले जो टीडी विभाग है, अन्य विभाग है, उसे जो बजट आता था सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। होता यह है कि दिल्ली से या जयपुर से कोई 100 रुपये भी रवाना कर रहा तो बिचौलिए इस तरह से थे कि आते आते लोगों तक 10 रुपये भी बन जाते थे। तो हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे और सही उपयोग करेंगे। कुछ चीज़ें हमारे धरातल पर हम हमारी मेहनत से करेंगे और आने वाले समय में हमें लगता है जहाँ पर जिन सरकारों से तालमेल बैठाना चाहिए कि हमारे जनता के हित में जो काम सही हो, तो वहाँ पर हम कोशिश करेंगे। और अच्छा, आप विधायक बन गए हैं और आपकी एक पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी। मैंने देखा है जब आपके पार्टी का स्थापना हुई थी, बहुत डिसिप्लिन्ड मुझे लगा, नौजवान आपके साथ थे। लेकिन अब आप 3 विधायक हैं, तो क्या पार्टी का कुछ आपको निर्देश होता है कि किन सवालों पे आपको बोलना है? क्या पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन है, या विधायक आपस में तय करते हैं कि अपनी अपनी विधानसभा के मामले उठाएंगे? कैसे होता है? पार्टी का भी होता है। पार्टी के भी हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन सबके साथ लेके चलना पड़ता है। उनके मैं तो हमेशा उनके निर्णयों के साथ चलते हैं। सामूहिक निर्णय होता है हमारा कि कोई भी बात हो तो हमारे सभी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के मध्य होती है और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ बात होती है। ये जरूरी नहीं कि मैं मेरे हिस्से में अलग बोल रहा हूँ, हमारे अन्य नेता अलग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मिलजुल के करते हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और
और जाहिर है लोकसभा चुनाव में आपका भी एक राजनीतिक दल है, आपकी भी योजनाएं होंगी चुनाव लड़ने की, वैसे ही 2 राष्ट्रीय दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस आपके राज्य में, उसके अलावा और छोटे मोटे कई दल हैं। लेकिन क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो काफ़ी कंपटीशन रहेगा और आपको चुनना पड़ेगा कि आप विपक्ष के साथ खड़े होंगे या सरकार के साथ खड़े हुए देखेंगे। कैसे क्या रणनीति रहेगी? दिल्ली में बैठकर हमको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग फाइट करती है। हाँ, हमारे इलाके में दोनों साथ लड़ती हैं। अच्छा, कैंडिडेट अलग होता है, अच्छा, लेकिन निचले स्तर पर एक होकर लड़ती हैं। चाहे चुनाव छोटे से बड़ा हो। डूंगरपुर के अंदर जिला प्रमुख का चुनाव हुआ था, दोनों ही पार्टियां एक होकर फिर प्रमुख बैठाया। फिर आसपास के कुछ ऐसे इलाके थे जहां प्रधान एक होकर बनाए। कॉलेजों के चुनाव आते एक होकर लड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये 2 पद आप लोगे, ये 2 पद हम लेंगे, साथ में कैंपेनिंग करते हैं। हम विधायक चुनाव लड़े हैं, इस बार जहाँ लड़े हैं दोनों ने सामूहिक रूप से ही साथ प्रयास किया, सामूहिक रूप से साथ होकर लड़े हैं। यहाँ पर एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, हमारे क्षेत्र में इस बार भी लोकसभा में हम उतरेंगे तो दोनों ही एक होकर ही लड़ेंगे। तो आप दोनों से बराबर दूरी बना के चलेंगे? बिल्कुल। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा और मेरा आखिरी सवाल समझिए इसको, कि जब आप विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, थोड़ा आपको इम्पोर्टेंस मिलता है तो बहुत सारे लोग आपके आसपास आ जाते हैं और वो संभालना उसको कि जो आपका पार्टी का कार्यकर्ता है, आपका आम मतदाता है, आम आदिवासी है, उसके और आपके बीच में घेरा बन जाता है ना? फ़ोन भी दूसरे उठाने लगते हैं। तो आपने स्टाफ वगैरह रख लिया है कि नहीं? अब थोड़ा अभी बिजी हूँ मैं। मैंने एक वादा किया था वहाँ के लोगों से कि मैं जीतने के बाद में जिन इलाकों में मैं प्रचार करने आया वहाँ पे पुनः आऊँगा, धन्यवाद यात्रा के रूप में। तो अभी वो भी चल रही है मेरी। अच्छा। तो कुछ समय के लिए मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हर व्यक्ति का फ़ोन उठाऊँ। यदि मेरे मार्फत से मैं बिजी रहा तो मेरे साथ में सहयोगी स्टाफ है कि किसी के भी माध्यम से फ़ोन लगता है तो मैं सुबह और शाम को 1-1 घंटा ऐसा निकलता हूँ जहाँ उनके ज़रूरी कॉल्स आते हैं, उनको देखकर उनकी समस्या समाधान करता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई नाराज़ नहीं हो। और रही बात चुनाव, जब संघर्ष था हमारा, लड़ रहे थे, उस वक्त किसने साथ दिया ये मायने रखता है। संघर्ष किया था उस वक्त हमारे ऐसे ऐसे कार्यकर्ता थे जो एक वक्त भूखा रहे होंगे, हमारे घर का अनाज बेच के फिर हमारे लिए प्रचार किया। जनता इस बार नेशनल पार्टी को छोड़ चुकी थी। करोड़ों पैसा बांटने वाले, दारू बांटने वाले, मांस बांटने वाले, सारे तरीके जो लुभावने थे उन सबको छोड़ चुकी थी और सिर्फ मुद्दे के साथ में मेरे साथ जुड़े थे। तो उस बुरे वक्त में या संघर्ष के दिनों में जो लोग साथ थे उन्हें नहीं भूल सकते। अब कामयाबी के बाद में हज़ारों लोग मिलेंगे, मालूम है मुझे भी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मार्फत से मैं विधानसभा के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे नाम का इस्तेमाल करना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारे को साथ में लेकर कुछ तरीके से घेरने की कोशिश करेंगे, पर उस तरह की सावधानी रखेंगे। लेकिन मैं तो उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है, दरियावत की जनता का धन्यवाद है, किसी भी हर हाल में चाहे कितने भी बड़े लोग इर्द गिर्द घूमे, लेकिन उन्हें नहीं भूल सकता। 28 साल उम्र है आपकी, यंग लड़के हैं अभी आप। जब विधायक बन गए और अब मतलब सिंक इन हो गया कि आप एक विधायक हैं। जब आप पहले देखिए एक आंदोलनकारी नेता के तौर पे आप एसपी से बात करते हैं तो थोड़ा चढ़ के बात करते हैं, है ना? तो कैसी फीलिंग है विधायक बनने के बाद? क्या जब सुबह उठते हैं कई बार आपको लगता है कि यार मैं विधायक हूँ, या अभी भी? शुरुआत में एक बिल्कुल पूर फैमिली से हूँ, गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिता किसान हैं और शायद संभव नहीं था कि मेरे जैसा व्यक्ति इस तरह के ख्वाब देख सके कभी विधायक बनकर जनता का भला करूँगा। मैं तो पढ़ाई के दौरान छोटे मोटे आंदोलन में शामिल होता और ये जो हमारे क्षेत्र की विचारधारा थी जो लोगों को एक नई आज़ादी की ओर ले जा रही थी, हक दिलाने की बात करती थी, तो मैं उससे जुड़ा, प्रभावित होकर। तब भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा संभव है, क्योंकि एक मानसिकता बनी होती है कि चुनाव वो लोग लड़ते हैं जो करोड़पति होते हैं, पैसे वाला खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। और रही बात बड़ी पार्टियां होती है वो चुनाव लड़ती है। तो ये तो उस विचारधारा का कमाल है। वहाँ पर
कोई सरपंच पंच से लगाकर सांसद तक का चुनाव लड़ता है, बिना दारू पैसे बांटे लड़ता है। वहाँ के कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से, दोनों ही पार्टी में हम देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी, वो अपने हाईकमान के प्रति उत्तरदायित्व होती है। उनको टिकट हाईकमान देता है और बोलते वो है जो हाईकमान तय करेगा। हमारे हाईकमान ही हमारी जनता होती है, वही मिलकर तय करते हैं। किसी हाईकमान के पास टिकट लेने नहीं जाना पड़ता है। उसको हम आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली कहते हैं और उसके तहत आज भली विधायक बना हूँ, लेकिन मैं उस जनता के लिए ही बोलूँगा। यदि नहीं बोलूँगा तो वहाँ हमारी टिकट कटेगी, हाईकमान के लिए नहीं कटेगी। तो पहले मुझे महसूस नहीं हुआ था कि हम विधायक बन गए हैं। नॉर्मल जीवन था, इस तरीके से सादगी से रहे हैं। हालांकि चुनाव जीतने के बाद भी वही सादगी रहेगी। विधायक एक पद है, मैं उस जनता के लिए आज भी उनका भाई और बेटा बनकर ही काम करूंगा और जिन लोगों का दोस्त था दोस्त बनकर काम करूंगा। पर जब प्रशासनिक खेमे के अंदर जाते हैं तब वो एक विधायक की तरह पेश आएंगे। फिर भी मेरा एक स्वभाव ऐसा था कि मुझे सारे लोगों ने सहयोग किया था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, चाहे वो कर्मचारी रहा हो कोई भी हो। इसलिए कि मैं सिस्टम से लड़कर काम नहीं करवाता था, उनसे प्रेम से काम लेता हूँ। तो जो चीज़ें लड़कर होती है वो प्रेम से और ज़्यादा हो सकती हैं। तो बहुत सारे लोग इसी बात से तारीफ करते हैं, चाहे वो कोई भी कलेक्ट्रेट ऑफिस में हो या निचले स्तर के तबके में हो, और सब कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी का हो या कोई ऊपर का हो, मैं सबको सम्मान देता हूँ। जी, तो आप आंदोलनकारी हैं लेकिन अदब से बात करते हैं लोगों से। थावरचंद जी, आपने हमसे बात की, हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे थावरचंद डामोर और उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे बहुत सारे आदिवासी नौजवान, आदिवासी संगठन सीख सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि जल्दी ही उनके विधानसभा क्षेत्र में जाके कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखा सकें कि जो बातें वो कह रहे हैं वो कितनी सही हैं और कितने उन मुद्दों को अटेंशन की ज़रूरत है। मैं भी भारत देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। जवाहर। थैंक यू।